अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करते हैं डिस्पेंसिंग ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल से। आप लोग स्लाइड्स ओपन कर लें पीडीएफ में जो आपको मिली है। स्टूडेंट्स रेडियो फार्मास्यूटिकल्स जो हैं वो दो फॉर्म में रिसीव होते हैं फार्मेसी पे। एक तो प्रिपेयर्ड फॉर्म में और दूसरा जो है ना वो हॉस्पिटल फार्मेसी डिपार्टमेंट खुद प्रिपेयर करता है, अनप्रिपेयर्ड फॉर्म में होते हैं। और प्रिपेयर्ड फॉर्म में जो रेडियो फार्मास्यूटिकल्स होते हैं वो एक्चुअली स्टीराइल कंटेनर्स में होते हैं और उसके साथ एक किट भी प्रोवाइड की जाती है। किट में एडिटिव्स होते हैं या एक्सिपिएंट्स होते हैं और रेडियो फार्मास्यूटिकल की का वॉल्यूम, डिज़ायर्ड वॉल्यूम या उसकी डिज़ायर्ड स्ट्रेंथ जो है ना वो उस किट में किट के साथ मिक्स करके एडमिनिस्टर की जाती है। अच्छा, जहाँ पर जिन हॉस्पिटल्स में इसका यूटिलाइजेशन ज़्यादा है रेडियो फार्मास्यूटिकल्स की, तो वहाँ पर ये कमर्शियली अवेलेबल रेडियो फार्मास्यूटिकल्स जो है ना वो नहीं प्रोक्योर किए जाते। तो इकोनॉमिकल बनाने के लिए सिस्टम को या इस मेडिसिन को तो अपना जनरेटर जो है ना रेडियो एक्टिव जनरेटर्स इंस्टॉल किए जाते हैं हॉस्पिटल सेटिंग्स में जहाँ पर रेडियो फार्मास्यूटिकल्स को प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है जी। अब यहाँ पे दो सिनेरियो है, एक तो प्रिपेयर्ड फॉर्म है और दूसरी अनप्रिपेयर्ड फॉर्म है या जो आप खुद जो है ना उसको इन हाउस प्रिपेयर कर रहे हैं रेडियो फार्मास्यूटिकल्स को। दोनों में किट जो है ना उसमें आप इसको पहले मिक्स करते हैं किट के कंटेंट्स के साथ और उसके बाद एडमिनिस्टर करते हैं। डिस्पेंसिंग में इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हमारे पास लेबलिंग। तो इसमें किस टाइप के और किन किन कंटेनर्स पे जो है ना वो लेबल किए जाते हैं। सबसे पहले तो लेबल पे इंफॉर्मेशन कौन सी होती है, टाइप, नेम ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल, ठीक है। उसके बाद जो वॉल्यूम है वो जितना हम उसमें यूज़ कर रहे हैं किट में, और थर्ड वन जो है ना उसमें उसकी रेडियो एक्टिविटी एट स्पेसिफाइड टाइम इंटरवल जो मैयर की है। और रेडियो एक्टिविटी मैयर करने के लिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया था आयोनाइजेशन चैम्बर जो है ना वो यूज़ की जाती है। अच्छा, इसमें जो हमने लेबल करना है वो इसमें जो हम लेबल करेंगे रेडियो फार्मास्यूटिकल को वो जो किट है उस पर भी, जो लेड कंटेनर है उस पर भी लेबल किया जाता है। लेड कंटेनर पे लेबल इस वजह से किया जाता है क्योंकि जब आप रेडिएशन एक्टिविटी जो है ना वो मैयर कर रहे होते हैं तो मिक्सअप से बचने के लिए कि वहाँ पर और प्रोडक्ट्स के साथ ये मिक्सअप ना हो जाए, तो उसके लिए हम नेम, उसका वॉल्यूम और एट द टाइम ऑफ एक्टिविटी एट स्पेसिफाइड टाइम इंटरवल वो हम उसमें लाजमी लिखते हैं। अच्छा, अगर आप एक डोज जो है ना वो प्रिपेयर कर रहे हैं जो कि मल्टीपल पेशेंट्स के लिए, फॉर एग्जांपल आपने रेडियो एक्टिव मटेरियल जो है ना वो आपने प्रोक्योर किया वो 5, उसकी रेडिएशन कैपेसिटी जो है ना वो 5 मिली क्यूरी है, ठीक है। तो अब उस 5 मिली क्यूरी से आपने जो है ना डिफरेंट पेशेंट्स को वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप जो है ना या रेडियो एक्टिव मटेरियल वो एडमिनिस्टर करना है। तो 5 जो आपके पास स्टॉक है वो आहिस्ता आहिस्ता डिके भी होगा। तो आप जब उसको मल्टीपल पेशेंट्स के लिए यूज़ करते हैं तो और हर पेशेंट के लिए डोज जो है ना वो डिफरेंट होगी, तो आपको उस 5 उस स्टॉक में से हर पेशेंट के लिए डोज कैलकुलेट करनी होगी। तो एक तो आप हर पेशेंट के लिए उसकी रेडियो एक्टिविटी मैयर करेंगे कि 1 ml में
सॉरी 1 माइक्रोलीटर में कितनी रेडिएशन स्ट्रेंथ है उसकी। अगर किसी पेशेंट को 20 माइक्रोलीटर चाहिए तो उसमें उसकी रेडिएशन स्ट्रेंथ क्या होगी, तो वो तो आपने डिटरमिन कर लिया। लेकिन जो आपके पास सोर्स है वो भी तो डिके हो रहा है। जो 5 मिली क्यूरी आपने परचेज़ किया था या आपने जो है ना उसको इल्यूट करवाया था, तो उसकी भी डिके हो रहा है ऐसा ऐसा, तो उसके डिके जो है ना वो भी मेजर करना होता है, क्योंकि आप सोर्स से स्टॉक से ही आप आगे डाइल्यूशंस बना रहे हो और डिफरेंट पेशेंट्स को एडमिनिस्टर कर रहे हो। तो उसके लिए हम एक टेबल जो है ना वो बना लेते हैं, और उस टेबल पे जिस स्पेसिफिक टाइम पे आप उसकी डोज या रेडिएशन कैपेसिटी या स्ट्रेंथ जो है ना वो मेजर कर रहे हैं, तो आपको जो है ना उस एक टेबल की फॉर्म में जो है ना वो आपके पास आ जाता है। तो ये एनालाइज करना ईजी हो जाता है कि अब आपको कितना वॉल्यूम जो है ना वो चाहिए एक डोज प्रिपेयर करने के लिए। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास रेडिएशन प्रोटेक्शन 2 गाइडलाइंस जो है ना उसको फॉलो करते हैं। एक अलारा प्रिंसिपल है और एक है TDS। अलारा क्या है जी, एक्चुअली जब आप कंटेमिनेशन से बचते हैं, ठीक है, रेडिएशन प्रोटेक्शन में कंटेमिनेशन और स्पिल्स होती हैं। अगर आप अपना जो मटेरियल है उसको आप कंटेनर्स आपसे ब्रेक नहीं होते, स्पिल्स नहीं होते, आपका एक्सपोजर भी कम है, या अगर आप एक्सपोज हो भी रहे तो कंट्रोल एनवायरनमेंट में हो रहे हैं, सॉरी फॉर एग्जाम्पल अगर आप वर्किंग कर रहे हैं, उस मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व हैं, या प्रिपेयर कर रहे हैं या डाइल्यूट कर रहे हैं रेडियो फार्मास्यूटिकल्स को, तो आप मिनिमम आप एक्सपोज हो रहे हैं। क्योंकि आप आइसोलेटर्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और इस की रिक्वायरमेंट्स हैं या गाइडलाइंस हैं वो आप फॉलो कर रहे हैं। तो अगर आप ये तमाम चीज़ें करेंगे तो आप अलारा को फॉलो कर रहे हैं। अलारा क्या है, एज लो एज रीज़नेबली अचीवेबल, मतलब आप जितनी डोज या जितना एक्सपोजर मिनिमम है आप उसको अचीव कर रहे हैं। ये अलारा प्रिंसिपल है, अलारा गाइडलाइन। अच्छा, इसको अचीव करने के लिए ज़रूरी है कि आप TDS फिनोमेना या TDS थ्योरी जो है ना उसको समझ सकें। TDS क्या है, टाइम, डिस्टेंस, शील्डिंग, और इसके बाद इंटेंसिटी। जितना कम टाइम के लिए आपका वर्कर एक्सपोज हो गए, डायरेक्टली रिलेशनशिप है इसका और रेडिएशन एक्सपोजर के साथ। जितना कम टाइम के लिए एक्सपोज होगा उतनी ही प्रोटेक्शन ज़्यादा होगी, ठीक है, या उतना ही उसका जो है ना रिस्क कम होगा, ठीक है। इसी तरह डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा उतनी ही रेडिएशन की इंटेंसिटी कम हो जाएगी और आप जो है ना सेफ साइड पे होंगे। और फिर शील्डिंग है स्टूडेंट्स, 2 तरह के पार्टिकल्स या 2 तरह की रेज रेडियो न्यूक्लाइड जो है ना वो यूज़ होते हैं। एक तो जो बीटा पार्टिकल्स एमिट करते हैं और जो गैमा रेज एमिट करते हैं। जो गैमा रेज एमिट करेंगे उनकी शील्डिंग जो है ना वो हम लेड कंटेनर से करते हैं, लेड लाइंड कंटेनर्स होते हैं, और जो बीटा पार्टिकल्स हैं उसके लिए हम प्लास्टिक, ग्लास या एल्युमिनियम जो है ना वो यूज़ करते हैं शील्डिंग के लिए। इंटेंसिटी, जितनी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी उतना ही जो है ना आपका वर्कर रिस्क पे होगा। तो इसलिए हमेशा वो रेडियो फार्मास्यूटिकल्स की वो स्ट्रेंथ यूज़ करनी चाहिए जहाँ पर जो है ना रिस्क कम से कम हो, या इतनी इंटेंसिटी कम हो कि आपका वर्कर अगर एक्सपोज भी होता है उससे, उस रेडिएशन से, तो वो उसको इतना उसके लिए डेट्रीमेंटल इफ़ेक्ट्स ना हो या डिलीटीरियस इफ़ेक्ट्स ना हो उस वर्कर के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है जी, अब हमने प्रिपेयर कर लिया, जो कंटेनर्स हमारे पास आए हमने उसको कैसे डिस्पोज़ करना है, यूज़ कंटेनर्स को डिस्पोज़ कैसे करना है। अब हमारे पास इसमें सिरिंजेस हैं, वाइल्स हैं, या कंटेमिनेटेड पेपर्स हैं, ठीक है। ये जो हम आमतौर पे जो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स हैं हम उन्हें पेपर में जो है ना, पेपर कप जो है ना उसमें यूज़ करते हैं। फिर उस पेपर कप को हम लेड लाइन कंटेनर जो है ना उसमें या लेड कंटेनर में रखते हैं जब हमने इसकी रेडिएशन प्रोटेक्शन जो है ना वो देखनी हो या हमने इसको स्टोर करना हो। अच्छा, इसमें स्टूडेंट्स आमतौर पे 2 तरह के वेस्ट होते हैं, ड्राई वेस्ट होता है और एक जो है ना हमारे पास लिक्विड वेस्ट होता है। जो ड्राई वेस्ट है हम उसको कैसे डिस्पोज़ करते हैं और लिक्विड वेस्ट को कैसे डिस्पोज़ करते हैं ये अब हम पढ़ते हैं। मैंने आपको बता दिया इसमें सिरिंज हैं यूज़ होती हैं, वाइल्स यूज़ होती हैं, या कंटेमिनेटेड पेपर्स हैं, तो इनको हमने डिस्पोज़ करना है। ये सारा ड्राई वेस्ट में ही आता है। तो इसको डिस्पोज़ करने के लिए जो है ना हम सबसे पहले तो जहाँ पर हम वर्क कर रहे होते हैं वहाँ पर हमारे पास डिस्पोजेबल बिन्स होती हैं और जिसके ऊपर रेडियो एक्टिविटी का साइन लगा होता है। अब उन डिस्पोजेबल वेस्ट बिन्स को हम यूज़ करते हैं और उसमें जो है ना ये सारा मटेरियल ये डिस्पोज कर देते हैं। फिर हमारे पास एक सेंट्रल बिन होती है जो कि लेड
लाइन होती है, हम उसमें तमाम मटेरियल जो है ना वो उसके अंदर शिफ्ट कर देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं। फिर वहाँ पर वो मटेरियल जो है ना वो 10 हाफ लाइफ्स, उस रेडियो एक्टिव मटेरियल्स की 10 हाफ लाइफ तक जितना टाइम है उस टाइम तक हम उसको स्टोर करते हैं और उसके बाद उसको ऑर्डिनरी वेस्ट की तरह डिस्पोज कर देते हैं। तो 10 हाफ लाइफ जो है ना वो पूरी करना ज़रूरी होता है। ये किसी भी रेडियो एक्टिव मटीरियल्स की हो सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर आप गैमा रेस पे काम कर रहे हैं या बीटा पार्टिकल्स पे काम करें तो उसके लिए अलग-अलग शिफ्ट्स होती हैं, अलग-अलग कंटेनर्स होंगे और सेंट्रल कंटेनर भी गैमा रेस का डिफरेंट होगा और जो बीटा पार्टिकल्स कंटेमिनेटेड वायल्स या स्ट्रेंजेस हैं उनका अलग से होगा और उनको अपने 10 हाफ लाइफ्स के लिए रखना है। या इसका ये भी मतलब हो सकता है क्योंकि इसमें 10 हाफ लाइफ जनरली बताया है तो उसमें बीटा पार्टिकल्स हों या गैमा पार्टिकल्स हों, दोनों के लिए ही 10 हाफ लाइफ जो है ना, मतलब आपके पास अगर मिक्सचर भी है इनका तो उसको भी आपको 10 हाफ लाइफ तक ही जो है ना वो पहले स्टोर करना है और उसके बाद आप उसको डिस्पोज कर सकते हो जस्ट लाइक ऑर्डिनरी वेस्ट। सेकेंड है जी हमारे पास लिक्विड वेस्ट। लिक्विड वेस्ट के लिए जो है ना हम एक डेडिकेटेड सिंक जो है ना वो होता है इसमें लैब्स में, जिसमें जो है ना विद कोपियस अमाउंट ऑफ वाटर जो है ना आप इसको सिंक करवा देते हैं, ठीक है। और ये भी इसलिए किया जाता है, ये वाटर डिस्पर्सिबल या वाटर सॉल्युबल वेस्ट के लिए है और ये भी इसीलिए किया जाता है ताकि जो है ना वो जो आपका मटेरियल है वो वाटर के अंदर ही रहे और जब तक उसकी डिके प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता तब तक वो उस वाटर के साथ ही जो है ना आप उसको सिंक करवाते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्पोजल ऑफ फॉर लॉन्ग लिव्ड रेडियो न्यूक्लियाइड्स। अब 10 हाफ लाइफ तक का जो टाइम पीरियड है उसमें तो आप इसको रख सकते हैं, ठीक है। ये भी डिपेंड करता है कि आपके पास मटेरियल कौन सा है। टेक्नीशियन जो है वो 10 हाफ लाइफ्स के लिए या आयोडीन, ठीक है, वो तो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई रेडियो न्यूक्लियाइड जो है ना वो लॉन्ग लिव्ड है तो उसके लिए जो है ना आप उसको इतने टाइम के लिए स्टोर नहीं कर सकते, आपके पास ये कैपेसिटी नहीं होती या आप जो गाइडलाइंस फॉलो कर रहे होते हैं उसमें इन हाउस जो है ना आप इतने देर के लिए उसको डिस्पोजल को स्टोर नहीं कर सकते या नहीं रख सकते उसको। तो उसके लिए फिर आप जो है ना डिफरेंट फर्म्स होती हैं जो कि इन लॉन्ग लिव्ड रेडियो न्यूक्लाइड्स के साथ डील करती हैं, उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है और उसके बाद जो है ना उसको या तो अंडर सॉइल जो है ना बरी कर दिया जाता है या फिर उसको इंसिनरेट या बर्न कर दिया जाता है। अब उसमें किस टाइप की इंफॉर्मेशन जो है ना वो ये प्राइवेट फर्म्स जो है ना वो आपसे उनको रिक्वायर्ड होती हैं। उसमें सबसे पहले तो आप जो सेंड कर रहा है ये मटेरियल्स, जो हॉस्पिटल है या जो रेडियो फार्मेसी है, तो उसका जो है ना एड्रेस, उसका नेम, टेलीफोन नंबर और उसके अलावा जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है उसकी आइडेंटिफिकेशन और कितना वॉल्यूम जो है ना वो आप उनको दे रहे हैं कि आप इसको डिस्पोज करते हैं। तो वो तमाम चीज़ें जो है ना वो रिक्वायर्ड होती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अगर हम कुछ क्योंकि ये इसमें एनिमल्स या ह्यूमंस जो है ना वो इन्वॉल्व होते हैं रेडियो एक्टिव रेडियो लाइगेंड बाइंडिंग एसेज में या फिर जो है ना ये रेडियो एक्टिविटी मैयर करने के लिए, तो जो रेडियो एक्टिव जो ह्यूमन या एनिमल ऑर्गन्स इसमें इन्वॉल्व हैं या फिर जो प्लाज्मा ब्लड प्लाज्मा अगर इसमें जो है ना आप यूज़ कर रहे हैं तो उसकी जो है ना उसको डिस्पोज कैसे किया जा सकता है। अभी इसमें स्टूडेंट्स एक तो इसमें ऑप्शन ये है कि अगर आपके पास जो कंटेमिनेटेड वो है प्लाज्मा है या ऑर्गन है, अगर उसमें जो रेडियो एक्टिविटी है उसकी स्ट्रेंथ 1.85 किलो बैक्यूरल है या उससे कम है तो हम जो है ना उसको ऑर्डिनरी वेस्ट की तरह ही जो है ना वो हम उसको डिस्पोज कर देते हैं। लेकिन अगर इससे ज़्यादा है तो आप उसको 35 डेज़ तक जो है ना वो रख सकते हैं, लेकिन बियॉन्ड 35 डेज़ जो है ना वो रिकमेंडेड नहीं है। और अगर आप उसको 35 डेज़ से ज़्यादा रखते हैं तो फिर आपको उसके लिए स्पेशल केयर या स्पेशल ट्रीटमेंट करना होता है, जिसमें आप उसमें डिसइंफेक्टेंट्स वगैरह ताकि वो चीज़ डिकम्पोज ना हो, मतलब कि वो एनवायरनमेंट को फ्रेंडली बनाने के लिए उसको डिसइंफेक्ट किया जा सकता है या फिर उसको फ्रीज़ किया जा सकता है, क्योंकि लो टेम्परेचर पे भी जो है ना वो डिकम्पोजिशन या एनवायरनमेंट फ्रेंडली आप बना सकते हैं, या फिर उसको जो है ना टाइटली क्लोज कंटेनर्स जो है ना हम उसमें सील कर देते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन। वेस्ट डिस्पोजल की डॉक्यूमेंटेशन जो है ना वो उसमें आपने कुछ चीज़ें देखनी होती हैं जी कि जो अगर आप एनवायरनमेंट में उसको रिलीज़ कर रहे हैं तो वो इको फ्रेंडली होना चाहिए वो मटेरियल, मतलब आप उसको इतना ट्रीट कर लें कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली होना चाहिए।
और इसके अलावा जो है ना इसके अलावा एक डॉक्यूमेंटेशन के लिए जो डिस्पोजल लॉग बुक है वो मेंटेन करनी चाहिए, ताकि आप जितने भी अमाउंट, जितना भी वॉल्यूम और जो मटेरियल आप डिकम्पोज कर रहे हैं वो तमाम चीज़ें जो है ना वो आपके पास हों, ताकि लीगल बेसिस पे अगर कोई आपको चैलेंज करता है तो आपके पास वो तमाम डाटा हो। स्टूडेंट्स से हमारा चैप्टर जो है ना वो कंप्लीट हो गया, चैप्टर 18। अब हम नेक्स्ट डे जो है ना वो स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 15 आई थिंक या 16 है। अब हम हमारा जो नया नोटिफिकेशन आया है, जो नई मीटिंग है, उसके हिसाब से अब वीक में 2 लेक्चर्स हुआ करेंगे। आप लोग मुझे मैसेज कर दीजिएगा कि आप किन दिनों में कंफर्टेबल हैं। मैं मंडे और फ्राइडे ये 2 दिन जो है ना वो लेक्चर्स मेरे लिए ज़रा मुश्किल होगा कंडक्ट करना। उसके अलावा कोई भी टाइम जो आप बताएंगे या इन्हीं टाइम को हम आगे जो है कंटिन्यू रखें, मतलब जो हम ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे को ले रहे हैं वो ट्यूसडे वेडनेसडे कर लें या वेडनेसडे थर्सडे कर लें, तो वो आप मुझे इन्फॉर्म कर लीजिएगा, तो फिर मैं उसके हिसाब से जो है ना वो आप लोगों को एक और लेक्चर दे दूँगा। ठीक है जी, थैंक यू सो मच जी। अपना ख्याल रखिएगा। आपको अल्लाह हाफ़िज़।